So, good evening to all of you. Welcome to the IIT Prep classes. बच्चों हमें आज इतने सारे टॉपिक्स कवर करना है. Subtraction of vectors, multiplication of a vector by a scalar, vector joining 2 points, section formula, vector along bisector of two given vectors, and last the resolution of vector. ये सब स्मॉल टॉपिक्स हैं और आसानी से कवर अप हो जाएंगे, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं. Okay, see. Now, today we are going to start subtraction of vector first. अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था. एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था बच्चों. तो एडिशन ऑफ वेक्टर हमने क्या देखा था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है बच्चों? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी है ना, ये भी एक एडिशन का ही एप्लीकेशन, एडिशन का ही पार्ट है. देखो सपोज करो आपके पास ये वेक्टर ए है और आपके पास ये वेक्टर बी है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है. तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी. तो देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन एडिशन का ही पार्ट है. इसमें करना क्या है कि वेक्टर बी के डायरेक्शन को उल्टा करके ऐड कर देना है. वेक्टर बी के डायरेक्शन को उल्टा करके ऐड कर देना है. तो चलो करके देखते हैं. नाउ वी हैव ट्रायंगल लॉ. यदि मैं इसको ट्रायंगल लॉ से करता हूं तो कैसे करूंगा? सपोज करो बच्चा हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, और यहां पर ये आपका वेक्टर बी है. मेक इट हॉरिजॉन्टल. तो यहां पर आपके पास क्या बच्चों? ये वेक्टर बी है. हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है. यदि मैं यहां पर ये करता, ट्रायंगल लॉ से इनको ऐड करता, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ये होता और वेक्टर बी ऐसे हो जाता. सो जस्ट वेट. वेक्टर बी आपका ये हो जाता और वेक्टर बी के ट्रायंगल लॉ क्या कहता था बच्चों? एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को ज्वाइन करना है, तो ये आपका वेक्टर बी. अब वेक्टर बी के टेल से आप क्या करो? वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए को ज्वाइन कर दो. देखो ये तो आपका बन गया यहां पर वेक्टर ए. अब ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी बच्चों, ये क्या देगी? ये देगी आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देगी. अब हमें क्या निकालना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या करना है? देखो वेक्टर ए के डायरेक्शन को आप सेम रखो, बी के डायरेक्शन को अपोजिट कर दो. देखो यहां पर आप क्या करोगे? माइनस ऑफ वेक्टर बी. दिस बिकम्स योर माइनस ऑफ वेक्टर बी. और यहां पर क्या है? देखो वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को आप क्या रखोगे? ऐसे रखोगे. इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो. इस वेक्टर के हेड से आप दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो. ये आपका वेक्टर ए है एंड दिस इज योर वेक्टर बी. तो माइनस वेक्टर बी के टेल से मैंने क्या किया? वेक्टर ए के हेड को ज्वाइन किया. तो ये जो लाइन होगी ये बच्चों, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट योर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. तो सब्ट्रैक्शन में कुछ खास है नहीं, माइनस करके ऐड कर देना है. जैसे वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना था तो क्या किया मैंने? वेक्टर बी को उल्टा कर दिया, इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और रिवर्स करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया. यही काम हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ से. If I do the same thing with parallelogram law, तो यहां पर क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा? देखो आपके पास एक वेक्टर ए है और यहां पर एक वेक्टर बी है. Here we have वेक्टर बी. हमें क्या करना है? इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टू वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. तो क्या करेंगे? इसको वेक्टर ए को आप ज्यों का त्यों रखो. वेक्टर ए को ज्यों का त्यों रखो, और यदि हम दोनों के टेल को ज्वाइन करें तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए. ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है बच्चों? कि दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो. दोनों वेक्टर को टेल को ज्वाइन कर दो और यहां पर पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करेंगे
तो पैरेललोग्राम का जो लार्गर डायगोनल होता है वही a प्लस बी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर हमें वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर b के डायरेक्शन को उल्टा करूंगा। तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका माइनस ऑफ वेक्टर b, सो दिस बिकम्स योर माइनस ऑफ वेक्टर b। अब क्या करो, इसको हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है, और यहां पर आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन करो। यहां पर पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, तो वेक्टर ए के पैरेलल यहां पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद हम ड्रॉ कर देंगे वेक्टर माइनस वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो नाउ इसको हटा के ऐसे लिख लो, ये आपका है वेक्टर ए और ये माइनस वेक्टर बी। तो ये जो डायगोनल है ना, दोनों के टेल को ज्वाइन करने वाला ये डायगोनल, यही कहलाएगा बच्चों आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सो वेक्टर ए और ये रहा आपका माइनस ऑफ वेक्टर बी। सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आप ये कह सकते हो कि पैरेललोग्राम का जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो ए प्लस बी रिप्रेजेंट करता है, और पैरेललोग्राम का जो स्मॉलर डायगोनल है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यहाँ पर हमें इसके मैग्नीट्यूड को लिखना है। आई वांट टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखें, तो इसके लिए काम करते हैं, यहां पर वेक्टर बी को आप वापस ड्रॉ करो, दिस इज योर वेक्टर बी, और मान लो कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो बच्चों यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, कैन यू टेल मी गाइज, पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा। और हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब यदि हमें यहाँ पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में आप ए को तो ए स्क्वायर करो, ये बी स्क्वायर ही रहेगा, थीटा को रिप्लेस कर दो पाई माइनस थीटा से, ये हो जाएगा आपका 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो यहां पर ये फॉर्मूला बनकर चला आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos pi minus cos theta, so minus 2ab cos theta. So now we can say that this is the formula for modulus of vector a minus of vector b. So you can remember this as well. This is the formula for modulus of vector a minus vector b. Under root a square plus b square minus 2ab cos theta. Is that okay? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे हम देखा था ना कि एडिशन की प्रॉपर्टीज, वैसे यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पर क्लॉजर लॉ, ये कहता है बच्चों कि डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो अ वेक्टर। जैसे हमने क्या देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर में कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आल्सो वेक्टर, यहाँ पर भी है बच्चों कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, subtraction of two vectors is also a vector, is also a vector। यहां पर कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, तो लिख लो यहां पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ does not hold। एसोसिएटिव लॉ भी नहीं होता है बच्चों, does not follow एसोसिएटिव लॉ, does not follow एसोसिएटिव। मतलब यहां पर आप ऐसे नहीं लिख सकते वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और ये माइनस वेक्टर सी। जैसे आपने पढ़ा है ना कि एडिशन में क्या होता था कि वेक्टर ए प्लस ये बी प्लस सी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी और ये रहा आपका प्लस सी। ये एडिशन में होता है एसोसिएटिव लॉ, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर डिस्कस। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सो पुट द हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो
हमारे पास दो फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूलाज है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को लिखा जा सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये आपके पास दो फॉर्मूला है। नाउ पॉइंट नंबर 1, इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो जाए, यदि दोनों वेक्टर बराबर हो तो क्या होगा बच्चों? यदि दोनों वेक्टर बराबर हो जाए तो बराबर वेक्टर कब होते हैं? जब उनका डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। यहां पर यदि वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर है, इंप्लाई ए इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। यहां पर एक फॉर्मूला तैयार होगा आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, एक काम करो, ए को ए रहने दो और बी को रिप्लेस कर दो, बी को रिप्लेस कर दो ए से बच्चों, ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2a, फिर b को रिप्लेस कर दिया a से, तो ये हो गया आपका cos थीटा। सो यू कैन नाउ राइट हियर मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू अंडर रूट, लुक, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस ये 2a स्क्वायर cos थीटा। सो 2a स्क्वायर cos थीटा। नाउ यू टेक 2a स्क्वायर कॉमन, सो 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा। नाउ वी कैन राइट हियर 2a स्क्वायर और ये 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4, आप इसको लिख सकते हो 2a cos थीटा बाई 2। तो याद रखो ये, यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है या फिर दोनों वेक्टर सेम हो या उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो फॉर्मूला ये चला आता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a cos थीटा बाई 2। Similarly, we can derive for vector a minus vector b. So, इसको हम याद रखेंगे एज ए रिजल्ट। आप यहाँ पे चाहो तो b भी पुट कर सकते हो, 2b cos थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, नॉट ए बिग इशू, क्योंकि a और b दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है। a और b दोनों क्या बच्चों यहाँ पर बराबर है। नाउ यदि मैं यहाँ पर वेक्टर a माइनस वेक्टर b के बारे में बोलूं तो अंडर रूट, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे ए स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे बच्चों ए स्क्वायर से, माइनस 2ab, ये रहा आपका cos थीटा। सो नाउ वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, b कैन बी रिप्लेस्ड बाय a, 2a स्क्वायर, once again 2a square, this becomes cos theta. So you take 2a square common, here you got 1 minus cos theta, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, यू कैन राइट हियर 2a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया आपका 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सो नाउ व्हाट यू डू, take a square outside and 2 outside, so 2a sin of theta by 2। तो ये हो जाता है बच्चों आपका वेक्टर a माइनस वेक्टर b का फॉर्मूला। तो इसको भी आप लोग याद रखें, ध्यान रहे कि यहाँ पर a इक्वल टू b लिया गया है। तो ये आपका पहला पॉइंट था। कई बार जब आप लोग देखोगे जेईई मेंस के PYQ, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि यदि a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b 2a cos थीटा बाई 2 एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b 2a sin थीटा बाई 2। पॉइंट नंबर 2, नाउ राइट हियर इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर यूनिट वेक्टर्स, यदि ये यूनिट वेक्टर हो तो क्या होगा? तो बच्चों बताओ, यूनिट वेक्टर तो क्या फर्क पड़ेगा? इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा? इस केस में 1 होगा और आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू सिंपली 2 cos थीटा बाई 2 एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये बन जाएगा आपका 2 sin थीटा बाई 2। दैट्स इट। सी यहां पर था ना वेक्टर a प्लस वेक्टर b 2a cos थीटा बाई 2, a और b दोनों क्या है? 1 है,
सो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 होगा, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, यूनिट वेक्टर से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2 एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यदि आपके पास यूनिट वेक्टर है तो उनका सम जो होता है, सम का मैग्नीट्यूड 2 cos थीटा बाई 2 एंड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 2 sin थीटा बाई 2। जैसे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, लिखो two unit vectors two unit vectors are inclined with each other at an angle of 60 degree, then the modulus of their resultant is यहां पर मॉडुलस हटाकर मैग्नीट्यूड लिख लो, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज। तो अब आपके पास क्या है कि एक आराम से फॉर्मूला है यहाँ पर कि दो यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2 cos थीटा कितना है 60 डिग्री बाई 2, इसको लिखोगे आप 2 cos 30 डिग्री, तो ये 2 इंटू √3/2, आंसर क्या चला है √3। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। नाउ इसके बाद यहां पर हम 2 पॉइंट देख चुके हैं। द थर्ड पॉइंट इज इनइक्वालिटीज बच्चों। पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। यहां पर मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है और इधर एक वेक्टर बी है, ये रहा आपका वेक्टर बी। आपने क्या किया, ट्रायंगल लॉ से इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया, तो ये आपको मिल गया बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिला। नाउ यहां पर देखो, ये रहा आपका वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो आपने क्या निकाला यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाला। अब यहां पर मैं वेक्टर ए को ज्यों का त्यों रखा, वेक्टर बी के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ये हो गया वेक्टर ए और ये रहा बच्चों आपका माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो लाइन बनकर आई ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, देखो दो ट्रायंगल है यहाँ पर। क्या आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ट्रायंगल के दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है, the sum of sides of a triangle greater than third side। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, हम जानते हैं बच्चों। अब एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल है, यहां पर क्या किया कि ट्रायंगल को वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे इस साइड को वेक्टर ए लिखा, इसको वेक्टर बी लिखा और सम को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा। जो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर ही होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर आल्सो वेक्टर। आप एक काम करो, इनका मैग्नीट्यूड ले लो, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड और इन सबका मैग्नीट्यूड ले लिया, इन सबका हमने क्या किया मैग्नीट्यूड ले लिया। नाउ सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब यहां पर देखो, तो मैंने क्या कहा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, दिस विल बी ग्रेटर देन, इसको थर्ड साइड मान लिया मैंने, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बच्चों यहां पर यह कहा जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है दैट विल बी लेस देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। एक तो ये चला आया। अच्छा, ये तो मैंने इस ट्रायंगल से किया,
इस ट्रायंगल में भी सेम काम करो, इस ट्रायंगल में आप सेम काम करो। सम ऑफ एनी टू साइड्स शो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, राइट डाउन हियर आल्सो। और यहां पर आप थर्ड साइड को रियल लो। बच्चों यदि आपने मैग्नीट्यूड लगा दिया तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का हो या मॉडुलस ऑफ माइनस वेक्टर बी को हो, दोनों सेम चीज है। और यहां पर आपका थर्ड साइड क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, सो ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसको उल्टा करके लिख दोगे, सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लेस देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। नाउ फ्रॉम 1 and 2 आप क्या देख रहे हो बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यू कैन राइट हियर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लेस देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इसको आप क्या करो, यहां पर थर्ड इक्वेशन मान लो। फाइनल रिजल्ट बाद में लिखूंगा मैं। नाउ ये था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब यहां पर आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, difference of any two sides less than the third side, अब difference of any two side, तो एक साइड मैंने वेक्टर ए ले लिया और दूसरा साइड वेक्टर बी ले लिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा लेस देन थर्ड साइड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। देखो ये आपके दो साइड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो साइड ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस इस तीसरे साइड से क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा। ऑल्सो यू कैन राइट हियर, यहां भी सेम काम कर लो सेकेंड ट्रायंगल में, तो इसको एक साइड लिया, इसको दूसरा साइड, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी लेस देन द थर्ड साइड एंड दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये होगा। दोनों को हम कंबाइन कर दें, assume this as fourth equation, assume this as fifth equation. So from fourth and fifth you can write here modulus of vector A minus modulus of vector B less than modulus of vector A plus minus vector B। यहां पर आप एक और मॉडुलस लगा दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो मान लो कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 2 चला आता है और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 4 चला आता है, तो इनका डिफरेंस लोगे तो क्या होगा, -2। तो -2 लेस देन, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, सम पॉजिटिव नंबर, तो -2 को पॉजिटिव नंबर से कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि -2 बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होता है। तो इसलिए यहां पर मैंने मॉड लगा दिया कि यदि ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि ये डिफरेंस नेगेटिव आ गया तो मॉडुलस इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो बच्चों आपके पास एक इनइक्वालिटी ये मिला, इसको आप क्या करो 6 मान लो। नाउ फ्रॉम 3rd and 6 व्हाट कैन वी स्टिल सी, हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लेस देन वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी होल मॉड लेस देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। यहां पर अब इक्वल टू लगाऊंगा मैं। इक्वल टू मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि देखो ट्रायंगल के साइड तो 0 नहीं हो सकते। जो मैंने ये इनइक्वालिटी प्रूव की वो ट्रायंगल को लेकर मैंने प्रूव किया, लेकिन एक्चुअली में हम वेक्टर से स्टडी कर रहे हैं और वेक्टर 0 भी तो हो सकता है बच्चों। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी कि क्या वेक्टर 0 हो सकता है कि नहीं, बताओ। हो सकता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ एडिशन। तो लॉ ऑफ एडिशन में ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल कर रहा है। वी आर नॉट स्टडिंग ट्रायंगल, वी आर स्टडिंग वेक्टर्स एंड वी आर लर्निंग हाउ टू ऐड वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेक्टर्स यहाँ पर ट्रायंगल के साइड्स नहीं है, इनको हम जस्ट ट्रीट कर रहे हैं कि चलो टाइम बीइंग यदि वेक्टर को ट्रायंगल्स बना के देखा जाए तो क्या होता है, लेकिन वेक्टर तो वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो बच्चों मान लो यहाँ पर वेक्टर्स आपके 0 हो गए। यदि मान लो वेक्टर ए भी 0 हो गया और वेक्टर बी भी क्या हो गया, एक नल वेक्टर हो गया। वेक्टर ए और वेक्टर बी नल वेक्टर हो गए, इधर क्या मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0।
तो इस केस में तीनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। मान लो ये इक्वल टू सिंबल नहीं होता तो आप ऐसे लगाते, ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जीरो लेस देन जीरो लिखना मैथमेटिकली बच्चों ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया ताकि कुछ पार्टिकुलर सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो सके, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू जीरो, इसलिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगाना मस्ट है। ये बच्चों आपकी फाइनल प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। देखो यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज किया था, याद आ रहा है। यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन यूज किया था। यदि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड मॉडुलस फंक्शन, तो आपको याद है कि हम कई बार इनइक्वालिटी को यूज कर चुके हैं। वेक्टर में भी करेंगे इसका यूज, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रूफ हम वहां भी प्रूफ किए थे वेक्टर की हेल्प से, और यहां पर मैंने प्रूफ दोबारा कर दिया। दोबारा नहीं, तीसरी बार मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि वेक्टर पढ़ा रहा हूं तो दिमाग में रहना चाहिए कि इस इनइक्वालिटी को वेक्टर से आसानी से प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो ये था आपका इनइक्वालिटी। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू टेक बैक टू बैक फ्यू क्वेश्चंस, राइट डाउन। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, इस इनइक्वालिटी के प्रूफ में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर। चलो, कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर चैट बॉक्स खुला है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। नाउ राइट डाउन ए क्वेश्चन हियर, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, then angle between vector A and vector B can lie in the interval। देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास एक इंटरवल A है -π/2 से लेकर π/2, दूसरा इंटरवल B है 0 से लेकर पाई, तीसरा इंटरवल C है बच्चों π/2 से लेकर 3π/2, एंड चौथा ऑप्शन डी है आपका 0 से 2π। इफ mod of magnitude of vector A plus vector B less than magnitude of vector A minus vector B, then angle between vector A and vector B can lie in the interval what? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B, इसका फॉर्मूला बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो इधर भी रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो दोनों साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप आराम से स्क्वायरिंग कर सकते हो, स्क्वायरिंग करके एलिमिनेट कर लो। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, जो राइट साइड में माइनस में है उसको आप क्या करो, लेफ्ट में लेकर आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा लेस देन 0। ये 4ab क्या है, a और b रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, तो चूंकि मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव रहेगा, सो 4ab ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब cos थीटा को ही नेगेटिव होना पड़ेगा बच्चों। अब आप देख के बताओ कि इनमें से किस इंटरवल में cos थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, टेल मी। cos का ग्राफ देख लेते हैं, तो cos का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनता है, दिस इज योर π/2, और यहां पर ये रहता है आपका 3π/2, ये होता है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos थीटा, और ये आपका है -π/2। तो आप देख सकते हो कि π/2 से 3π/2 में cos क्या है, पूरा का पूरा नेगेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। अभी भी सोच सकते हो कि cos थीटा नेगेटिव कहां से कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, तो π/2 से 3π/2 सेकंड प्लस थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये था आपका एक क्वेश्चन। नाउ यहां पर एक और क्वेश्चन करिए, लिखा है द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and I cap
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू one of the diagonals H। ऑप्शन ए है यहां पर 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ऑप्शन ए है बच्चों। ऑप्शन बी 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। ऑप्शन सी लिखा हुआ है 1/√69 1/√69 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। एंड ऑप्शन डी यहां पर लिखा है बच्चों 1/√69 माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 8k कैप, प्लस ये 8k कैप, ठीक है। The sides of parallelogram are this and this. The unit vector parallel to one of the diagonals each. बच्चों देखो, सर ए है क्या? सर ए हो सकता है कि मल्टी करेक्ट हुई है, तो समझने का प्रयास करें, जल्दीबाजी ना करें। ओके सर। बच्चों देखो, जो हमने निकाला था ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, कई बार हम निकाल चुके हैं चीज। मैं दोबारा करके दिखाता हूं। एक हम निकालते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और दूसरा निकालते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दोनों क्या होते हैं? ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं। जो लार्जर डायगोनल होता है वो सम को डिनोट करता है, और स्मॉलर डायगोनल हमेशा बच्चों डिफरेंस को डिनोट करता है। देख लो, ये आपका क्या है? वेक्टर मान लो कोई ए है, यहां पर आपका वेक्टर बी। सपोज दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। अभी पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, तो पैरेललोग्राम को ड्रॉ करोगे तो ये जो रिजल्टेंट बनकर आता है क्या कहलाता है? आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है पैरेललोग्राम का लॉन्गर डायगोनल होता है। अब यहीं पर मान लो आपको माइनस करना है, माइनस वेक्टर बी कर दिया यहां पर, दिस बिकम्स माइनस ऑफ वेक्टर बी। यहां पर अब क्या निकालोगे? जो स्मॉलर डायगोनल है ये। Now make a parallelogram here as well. So this diagonal represent the subtraction. ज्योमेट्री थोड़ी परफेक्ट नहीं बनी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर। अब देखो बच्चों, जो ये डायगोनल, जो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ रहा है, वो एक्चुअली में पैरेललोग्राम के स्मॉलर डायगोनल के बराबर है। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। तो आप ये मान के चले, याद कर ले कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पैरेललोग्राम का लॉन्गर डायगोनल, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पैरेललोग्राम का स्मॉलर डायगोनल। तो मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम के डायगोनल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपसे पूछा गया कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को निकालो, तो ये नहीं कि ए प्लस बी निकाल के छोड़ दिया, ए माइनस बी भी निकालना होगा। इज दैट ओके? वी हैव टू फाइंड बोथ द सम एंड डिफरेंस। तो आराम से फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना चला आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आ गया बच्चों? यहां पर देखो, ये 2i प्लस 4j माइनस 5k। वेक्टर ए क्या है? 2i प्लस 4j माइनस 5k है। और वेक्टर बी क्या है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये रहा i कैप प्लस 2j कैप प्लस, here you got 3k कैप। बच्चों को पहले बात समझ में आई कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स सम और डिफरेंस दोनों से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सम रिप्रेजेंट करेगा लॉन्गर डायगोनल, डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा स्मॉलर डायगोनल। ओके, नाउ सी 2i प्लस i, दिस बिकम्स 3i कैप, 4j प्लस 2j, here you got 6j कैप, माइनस 5i, here you got माइनस 2k कैप। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायगोनल, तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यहां पर क्या करूंगा मैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लूंगा, तो अंडर रूट
3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, ये 7 चला आया। सो यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा बच्चों? यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7। ऑप्शन मैच किया, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। लेकिन ये तो हो गया लॉन्गर डायगोनल, अब निकालना है स्मॉलर डायगोनल। आपको यहाँ पर डिफरेंस भी लेना होगा। सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए कितना है यहाँ पर 2i प्लस 4j माइनस 5k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 5k कैप माइनस, यदि मैं वेक्टर बी के बारे में बात करूं तो i कैप 2j कैप 3k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप और यहां पर हो गया आपका ये प्लस 3k कैप। सबट्रैक्ट कर लो तो 2i कैप माइनस i कैप, ये i कैप देगा, 4j कैप माइनस 2j कैप, ये आपका 2j कैप माइनस 5 कैप, ये माइनस ऑफ 8k कैप। अब यहां पर इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड, ये 1, 2 स्क्वायर करोगे तो 4 और 8 स्क्वायर करेंगे तो 64 रूट अंडर 69। तो यहां पर यूनिट वेक्टर क्या मिला? इस डायगोनल के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आप लिखोगे i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 69। क्या ऐसा ऑप्शन है? देखा जाए, i कैप प्लस 2j कैप, ऐसा कुछ है कि नहीं? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ये है। आप यहां पर इसको कह सकते हो, देखो यहां से आप माइनस कॉमन ले लोगे ना, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? ये i कैप इधर बन जाएगा ये प्लस 2j कैप और ये माइनस 8k कैप अपॉन रूट ऑफ 69। तो ये करेक्ट आंसर है। क्यों मैं समझा रहा हूं, देखो अब यहां पर क्या है कि जैसे आपने देखो यहां पर आपने निकाला वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसका डायरेक्शन आपने ये चूज किया। अब डायगोनल, तो डायगोनल तो बच्चों देखो ऐसे भी डायरेक्शन हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। यदि हम इस वाले डायगोनल का डायरेक्शन ऐसे लेता हूं तो ये बिल्कुल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है। लेकिन यदि मैं डायगोनल का डायरेक्शन ऐसे लेता हूं तो ये क्या हो गया आपका? ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का उल्टा हो गया, ठीक अपोजिट हो गया। तो इसीलिए यहां पर ये करेक्ट ऑप्शन है। आप ये नहीं कह सकते गलत ऑप्शन है। यहां पर यदि प्लस करके होता तब भी सही था और माइनस करके है तब भी सही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ठीक से? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो आप निकालते हो क्या? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यदि आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालते हो तो क्या होता है? दोनों के इनिशियल पॉइंट से दूर भागता है, इधर जाता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। लेकिन आपके पास ये पैरेललोग्राम बच्चों, आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है। यदि मैं पैरेललोग्राम के बारे में बात करूं तो इसके डायगोनल का डायरेक्शन क्या होगा? बोथ डायरेक्शन, ये भी एक डायरेक्शन है, देखो ये भी डायरेक्शन है और ये भी इसका डायरेक्शन है। यदि आप इसको ऐसे लेते हो तो बिल्कुल a माइनस बी के बराबर है। लेकिन यदि आप इसको इधर से लेते हो तो वेक्टर a माइनस वेक्टर बी का अपोजिट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या निकाला? एक्चुअली में वेक्टर a माइनस वेक्टर बी निकाला है और वेक्टर a माइनस वेक्टर बी के अलोंग निकाला यूनिट वेक्टर। तो ये भी सही है। और यदि किसी ने ऑप्शन में ये दे दिया है माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप अपॉन रूट ऑफ 69, तो ये भी सही है। ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। बच्चों को बात समझ में आई है? यस सर। पक्का आया? यस सर। यदि किसी को किसी इंस्टेंट पे मतलब लग रहा है कि थोड़ा कम समझ में आ गया तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि बच्चों देखो दिक्कत क्या है ना कि आप मान लो कोई ज्योमेट्री बनाते हैं पैरेललोग्राम, तो इसमें डायगोनल का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ये भी डायगोनल का डायरेक्शन है, इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड में है। यहाँ पर डायगोनल का डायरेक्शन कोई फिक्स तो नहीं है ना, सबट्रैक्शन का फिक्स है। अच्छा, सबट्रैक्शन हमेशा ऐसे जाएगा, ये दोनों के इनिशियल पॉइंट से दूर की तरफ भागेगा। सो डायगोनल का डायरेक्शन क्या होगा? तो इस डिफरेंस के अलोंग भी हो सकता है, इस डिफरेंस के ठीक अपोजिट भी हो सकता है। बोथ आर द पॉसिबिलिटी। तो आई होप ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया होगा। नाउ
We are moving to the second topic of today, multiplication of a vector. Multiplication of a vector by a scalar. बच्चों देखो ये बहुत ही सिंपल है कि आपके पास कोई वेक्टर है, आप उस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या यहां पर चेंजेस आएगी, उसको देखना है। लिखो, let vector A be a vector and K be any scalar. K be any scalar. Scalar का मतलब हो गया बच्चों any real number, कोई भी रियल नंबर, प्लस माइनस रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ये any real number. Then K times vector A. K times vector A represents a vector whose magnitude is K times that of vector A, and direction may be same or opposite. अब मैं समझाता हूं डिटेल में और देखो इसका सिंपल मतलब क्या है कि आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड हियर, आपके पास यहां पर एक वेक्टर ए है, ओके। सपोज करो ये इसका डायरेक्शन है। आपने क्या किया, इस वेक्टर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, 2 वेक्टर ए कर दिया, के टाइम्स वेक्टर है। तो के टाइम्स वेक्टर ए का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है मान लो के 1 से छोटा है, जैसे आपके पास ये वेक्टर ए है, आपने क्या किया 1/2 वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड घट गया। तो के 1 से छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। आपने 3 टाइम्स वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया। तो डिपेंड करता है कि के 1 से बड़ा है या छोटा, ठीक है। सपोज करो मैंने के से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर आपका घट गया और ये रहा, दिस बिकम्स के टाइम्स वेक्टर है। लेकिन यदि के पॉजिटिव होता है बच्चों तो ओरिजिनल वेक्टर और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। सो इफ के इज पॉजिटिव, लेकिन यदि आप यहां पर के को निगेटिव लेते हो तो ठीक इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों आपका, दिस बिकम्स के वेक्टर ए इफ के इज नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो आपके पास ये वेक्टर ए है, किसी ने कहा 2 टाइम्स वेक्टर ए ड्रॉ करो, तो 2 टाइम्स लेंथ दुगना हो जाएगा बट डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नाउ किसी ने कहा कि ये ड्रॉ करो 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस ऑफ 3 टाइम्स वेक्टर ए। तो देखो मतलब वेक्टर ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके साइन को डायरेक्शन को उल्टा कर देना है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। दैट्स इट। तो मल्टीप्लिकेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अंडरस्टूड है। अब ये याद रखो यदि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। के 1 से बड़ा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, के 1 से छोटा है तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा। सपोज करो यहां पर ऐसे किया होता, ये हमने क्या किया, वेक्टर ए को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड घट गया, डायरेक्शन सेम रहा। दैट्स इट। अब इसके आधार पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। सो राइट डाउन ए क्वेश्चन हियर, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर of modulus A, if vector A is a non-zero vector of modulus A and M is a non-zero scalar, and M is a non-zero scalar, then M times vector A is a unit vector. M times vector A is a unit vector if
ऑप्शन ए m इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऑप्शन बी m इक्वल टू यहां पर लिखा है बच्चों इफ m इक्वल टू प्लस माइनस 1, a इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ m, c लिखा है यहां पर a इक्वल टू 1 अपॉन m एंड d लिखा है नोटा। इफ वेक्टर a इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मॉडुलस a, यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या है बच्चों, वेक्टर a का जो मॉडुलस है वो क्या है आपका a दे रखा है एंड m इज ए नॉन जीरो स्केलर, तो m कोई भी स्केलर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, देन m टाइम्स वेक्टर a इज ए यूनिट वेक्टर इफ। अब देखो बच्चों m टाइम्स वेक्टर a, हमें इसको बनाना यूनिट वेक्टर, तो m टाइम्स वेक्टर a मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यदि m टाइम्स वेक्टर a एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। m तो स्केलर है, आप बाहर निकाल सकते हो, तो m को बाहर निकाल लो, सो m टाइम्स वेक्टर a this should be equal to 1, right? m is any scalar, no, we can take it out, so m times modulus of vector a equal to 1। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू व्हाट, देखो ये मॉडुलस ऑफ m है ना, तो आप यहाँ पर मॉड के साथ बाहर निकालोगे, ध्यान रखना है, आप यहाँ पर बच्चों इसको मॉड के साथ बाहर निकालोगे, क्योंकि देखो m पॉजिटिव भी हो सकता है, m निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो 2 इंटू वेक्टर ए, तो 2 टाइम्स क्या लिखोगे इसको, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब -2 टाइम वेक्टर ए, तो मॉडुलस ऑफ -2 ये भी 2 टाइम वेक्टर ए ही होगा, क्योंकि यदि आपने मॉडुलस ले लिया तो सारे के सारा चीज पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड मींस पॉजिटिव। यदि आप m को इस मॉडुलस के बाहर निकालते हो तो आप उसके मॉडुलस के साथ निकालोगे, सो मॉडुलस ऑफ m इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर। यहां पर ये पॉइंट बच्चों को समझ में आया कि मुझे m नहीं, मुझे मॉडुलस ऑफ m निकालना चाहिए बाहर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हमें यहाँ पर m को बाहर नहीं निकालना चाहिए, मॉडुलस ऑफ m को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर m पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर मॉडुलस ले लिया तो निगेटिव आने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है, निगेटिव तो आएगा ही नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर आप मॉडुलस ऑफ m लिखोगे। सो मॉडुलस ऑफ n इनटू मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू यहाँ मॉड लगा दो 1 अपॉन ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर है। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या a है, तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा। यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि a इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ m, तो करेक्ट आंसर इसका भी आया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर गए कि सर ने m को बाहर निकाला तो मॉड m क्यों लगाया, क्योंकि देखो m को मैं मॉड से बाहर निकाल रहा हूं। ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूं, मॉडुलस ऑफ 2a, तो ये तो 2 पॉजिटिव है, तो 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ, लेकिन मॉडुलस ऑफ -2 है, तो मॉडुलस ऑफ -2 है, मॉड लगा है बाहर में, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बट हमें स्केलर को बाहर निकालना है, तो मैं स्केलर के मैग्नीट्यूड को बाहर निकालूंगा। यदि मैं मॉडुलस से स्केलर को बाहर निकालता हूं तो उसके मैग्नीट्यूड को बाहर निकालूंगा ताकि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहे। तो m स्केलर है, यहां पर मैं इसके मॉडुलस के साथ बाहर निकालूंगा ताकि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बना रहे। तो आपका आंसर क्या यहाँ पर करेक्ट है, बी। नाउ यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, यहां पर लिखा है द नॉन जीरो वेक्टर्स, द नॉन जीरो वेक्टर्स, द नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर a, वेक्टर b and वेक्टर c are related by वेक्टर a equal to 8 वेक्टर b and वेक्टर c equal to -7 वेक्टर b। Angle between vector a and vector c each, then angle between vector a and vector c each, options given are pi by 4, ऑप्शन बी बच्चों पाई बाई 2, ऑप्शन सी लिखा हुआ है पाई एंड ऑप्शन डी है 0। आप लोग करके दिखाओ, 10 सेकेंड्स का टाइम दे इस क्वेश्चन पर सोचने के लिए, बस ज्यादा नहीं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ये आसान क्वेश्चन था यार। The non-zero vectors, vector A, vector B, and vector C are related by vector A equal to 8 vector B and vector C equal to -7 vector B. The angle between vector A and vector C each. Anyone got the answer? और ऑप्शन सी। सर Option C. पक्का कि कंफ्यूजन है? मेरा भी यही है सर, ऑप्शन सी पाई। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये तो अंडरस्टूड है। देखो यस वेक्टर ए इक्वल टू 8 वेक्टर बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वेक्टर ए एंड के वेक्टर ए दोनों का डायरेक्शन सेम। वेक्टर ए एंड -3 वेक्टर ए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया हो तो साइन चेंज। देखो ये रहा आपका वेक्टर ए और इसके नीचे होगा वेक्टर बी। सो दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर व्हाट 8 वेक्टर बी। दोनों का सेंस बिल्कुल रहेगा सेम। वेक्टर सी इज द नेगेटिव ऑफ 7 टाइम्स वेक्टर बी। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया मतलब यहाँ पर सेंस क्या होगा, अपोजिट होगा। देखो वेक्टर सी और यहां पर रहेगा आपका 7 टाइम्स वेक्टर बी। तो ये रहा बच्चों आपका वेक्टर सी और ये 7 टाइम्स वेक्टर बी। लेकिन इसका सेंस क्या है, सी के अपोजिट है। तो पूछा गया कि ए और सी के बीच एंगल क्या होगा। एक सेकंड वेट। आप यहां पर ना वेक्टर बी के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो। देखो 8 टाइम्स वेक्टर बी तो मैंने ऐसे ले रखा है, तो यहां पर क्या करना होगा 7 टाइम्स वेक्टर बी। तो सेंस तो आपको ऐसे ही रखना होगा। सी का सेंस जो होगा वो बी का उल्टा हो जाएगा। सी का सेंस होगा बच्चों बी का उल्टा। आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि 7 टाइम्स वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट माइनस वेक्टर सी, यहां से लिख सकते हो। तो सी का जो सेंस है वो बी का उल्टा। तो ए और सी के बीच देखो ए और सी का सेंस क्या दूसरे के उल्टा है। यहाँ पर एंगल क्या बना, पाई बना। इज दैट ओके एवरीबॉडी? यहां पर एंगल क्या बना आपका, पाई लगा। अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन आर अपोजिट तो एंगल पाई, डायरेक्शन आर सेम तो एंगल यहां पर हम कहेंगे 0। So directions are opposite ना, vector A and vector C directions are opposite, so angle is pi. Am I clear everybody? Next. क्लियर है। तो ये था बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर को लेकर। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक है थर्ड टॉपिक, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो यहां पर बच्चों क्या है कि मान लो आपके पास ये एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि x1, y1 और z1 है। दूसरा पॉइंट यहां पर मैंने वेक्टर बी ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने x2, y2 और ये z2 लिखा। अब मुझे बताना है यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर तैयार करता हूं, यदि मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाता हूं वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी को हम कैसे लिखें? तो यहां पर प्रूफ के साथ ही मैं निकालूंगा कि वेक्टर ए बी को कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, यहां पर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कंस्ट्रक्ट करो बच्चों। ये रहा आपका, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। नाउ ए को ज्वाइन करो ओरिजिन से और बी को भी ज्वाइन कर दो ओरिजिन से। तो यह हो गया आपका वेक्टर ओ ए और ये हो गया आपका वेक्टर ओ बी। तो आप क्या लिखोगे, आप कह सकते हो ना कि ओ ए क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर ओ बी क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर है। तो कल पढ़ाया था ना हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर। राइट द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ओ ए जो होगा बच्चों वो होगा आपका x1 i कैप, y1 j कैप और ये रहा आपका z1 k कैप। नाउ इसके बाद यहां पर वेक्टर OB की बात करें, मैं क्या लिखूंगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मुझे पता करना है AB। बच्चों देखो तो क्या मैं ट्रायंगल OAB में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकता हूं? देखो आप ये कर सकते हो कि वेक्टर OA के हेड को
वेक्टर ए बी के टेल से ज्वाइन कर दिया गया, वेक्टर ओ ए के हेड को वेक्टर ए बी के टेल से ज्वाइन कर दिया गया है, तो वेक्टर ओ बी जो होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर कैसे लिखोगे, ओ ए के हेड को, सो वेक्टर ओ ए प्लस ए बी, वेक्टर ए बी, क्योंकि इन ओ ए का हेड और ए बी का टेल ज्वाइन है, दिस विल गिव यू वेक्टर ओ बी। सो नाउ वी कैन राइट हियर वेक्टर ए बी जो होगा बच्चों वो होगा आपका वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आईआईटी एडवांस में कई सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। इतना डिटेल पढ़ाने का पर्पस क्या है, ये तमाम जो 4 क्लास में भी लेने वाला हूं, आप लोगों का 3 क्लास ऑलरेडी है, एक क्लास और, ये तमाम चीजों को मैं आसानी से एक लेक्चर में पढ़ा सकता था और आप लोग पढ़ोगे। लेट मी टेल यू, यदि आप किसी बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हो ना, वहां पर एक लेक्चर में पूरा चीज समेट दिया जाएगा, लेकिन डिटेल में पढ़ाने का पर्पस ये है कि आपको एडवांस तक पहुंचाना है। तो जब आपके सामने पीआईक्यू प्रेजेंट किया जाए तो आपको ये ना लगे कि आपको खुद सोचना है, आपको दिखना चाहिए कि हाँ ऐसा करके हमारे पास दिया जा चुका है, बस ये अप्लाई कर दो। सोचने का वक्त नहीं है, यदि हमें रैंक चाहिए तो सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि हमें यदि 300 मार्क्स करना है, 280 भी करना है ना, इसका मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर शुरू, क्वेश्चन पे आप सोचने बैठे तो फिर आप 280 क्या 250 प्लस भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन देखा, आंसर शुरू, दैट इज द की ऑफ रैंक एंड फुल मार्क्स इन द जेईई मेंस और एडवांस। और इसी के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, सब चीजों को बारीकी से और तोड़ तोड़ कर। वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ठीक है, इसको याद रखो। देखो वेक्टर ए बी तो ये फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, या फिर ये कह सकते हो कि वेक्टर ए बी का हेड है बी, टेल है ए, तो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो कोई कहे आपसे कि आप क्या करो यहाँ पर बच्चों वेक्टर पी क्यू को लिख कर दिखाओ, तो कैसे लिखोगे, पी क्यू एंड कहां पे हो रहा है, क्यू पे, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। कहीं कहीं पर मान लो वेक्टर एम एन लिखा है, एंड कहां पे हुआ, एन पे, तो एन का पोजीशन वेक्टर माइनस यहां पर एम का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एंड नाउ वी कैन राइट हियर, सो वेक्टर ए बी, सो वेक्टर ए बी जो होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो x2 y2 z2, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस ये रहा आपका z2 k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, सो यहां पर आप लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस ये रहा आपका z1 k कैप, ठीक है। Now take the difference, you will get here x2 minus x1 i cap, ये रहा y2 minus y1 j cap, और ये z2 minus z1 k cap. This is your vector AB। तो आगे से यदि हमें दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई वेक्टर लिखना है तो उनके कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके i कैप j कैप और k कैप लगा देना है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, i कैप j कैप k कैप। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो देखो वेक्टर ए बी कहां से कहां गया, तो वेक्टर ए बी ए से बी तक गया, तो बी कहलाएगा फाइनल पोजीशन, ए कहलाएगा इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते जाना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये आपके पास वेक्टर बी है 0 1 माइनस 1, सॉरी ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू है 1 2 एंड -3। मैंने पूछा कि वेक्टर पी क्यू लिखो, इस पे यहां पर आपको वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, पी का कोऑर्डिनेट क्यू का कोऑर्डिनेट, वेक्टर पी क्यू लिखना है तो बच्चों ये हो जाएगा आपका वेक्टर ओ क्यू माइनस ऑफ वेक्टर ओ पी। बट वो सब करने की आवश्यकता भी नहीं है, छोड़ो, वेक्टर पी क्यू लिख रहे हैं ना, तो क्यू फाइनल पी इनिशियल, तो Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 0 i कैप, 2 माइनस 1 j कैप, -3 माइनस ऑफ -1 ये रहा आपका k कैप, तो ये j ये हो गया बच्चों आपका i कैप, ये हो गया यहाँ पर j कैप, माइनस माइनस प्लस -3 + 1 ये हो गया आपका माइनस ऑफ 2 k कैप।
तो इस तरह से आप क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हो। यहां पर जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ऐसे बनाए जा सकते हैं। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर, if the position vector of P and Q are I cap plus 3j cap minus 7k cap and a 5I cap minus 2j cap plus 4k cap, then मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू इज, हालांकि सिंपल ही क्वेश्चन है, वेक्टर पी क्यू इज। ऑप्शन ए है बच्चों रूट अंडर 158, ऑप्शन बी रूट अंडर 160, ऑप्शन सी रूट अंडर 161 एंड ऑप्शन डी है आपके पास रूट अंडर 162। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे वेक्टर पी क्यू। सो वेक्टर पी क्यू क्या होगा, तो वेक्टर क्यू में से वेक्टर पी को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू, तो ये है पी का पोजीशन वेक्टर और ये है क्यू का पोजीशन वेक्टर। तो क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस करो। 5i, यहां पर i है, 5 पे से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4i कैप, ये माइनस 2j और ये प्लस 3k। सो माइनस 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2 माइनस 3 ये माइनस 5j कैप बन जाएगा, प्लस 4k कैप, ये माइनस 7k कैप। तो प्लस 4 में से आपको माइनस 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 माइनस ऑफ माइनस 7, ये बच्चों आपका 11k कैप हो जाएगा। और अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू क्या होगा, 4 स्क्वायर करोगे 16, 5 स्क्वायर करोगे 25 और यहाँ पर आप 11 स्क्वायर करोगे बच्चों तो 121। ऐड करके देखो तो क्या रहा है, 6 6 5 162। सो अंडर रूट 162। ये तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन था। मान लो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया, राइट डाउन इफ द वेक्टर्स 6i cap minus 2j cap plus 3k cap, comma 2i cap plus 3j cap minus 6k cap and 3i cap plus 6j cap minus of 2k cap, minus of 2k cap form a triangle, then it is option A, a right angle triangle. It is a right angled. ऑप्शन बी है बच्चों obtuse angled। ऑप्शन सी है equilateral triangle एंड ऑप्शन डी है isosceles ट्रायंगल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मेंस में आ चुके हैं। इक्विलेटरल, हाँ ये इक्विलेटरल तो नहीं होगा। देखो पहले काम, हम लोग ट्रायंगल को चेक करना जानते हैं ना, क्या ट्रायंगल को चेक करना सारे बच्चों को आता है? कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं। ट्रायंगल के साइड्स को निकालो और देख लो कि रिलेशन क्या डेवलप हो रहा है। यदि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है तो आप बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल आते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई 2 साइड इक्वल आ गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, कुछ भी नहीं हुआ तो स्केलर ट्रायंगल बोल देंगे। तो यहां पर हमें क्या करना होगा बच्चों, पहले ट्रायंगल के साइड्स को निकालना होगा। देखो मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड ये रहा और ट्रायंगल के साइड्स के वर्टाइसेज का पोजीशन वेक्टर, मान लो ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। सपोज करो कि ये रिप्रेजेंट करता है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। यहां पर अच्छे से लिख लो ताकि दिक्कत आपको ना हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, देखो जब भी आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर हमेशा आप ओ ए करके लिखो। बता रहा हूं एक चीज, कई बार क्या होता है कि चीजें कुछ ऐसे करके लिखी होती है। ये कह देगा कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे करके देगा। इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, ए है और ए के ब्रैकेट वेक्टर है
तो एक्चुअली में ये वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये एक्चुअली बच्चों वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए लिखा गया है। वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, ये लिखने का मतलब है यदि पॉइंट ए और ब्रैकेट में कोई वेक्टर मेंशन किया है, इसका मतलब कि उसके पोजीशन वेक्टर के बारे में कहा है। जब भी आपको लिखना है पोजीशन वेक्टर, हमेशा लिखेंगे ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, तो वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर है। अब इस यहां पर यदि हम देखें तो क्या क्या मैं कर सकता हूं। तो मान लिया कि ये ए का पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ओ ए 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये बी का पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ओ बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। और ये वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ओ सी बच्चों 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। अब ट्रायंगल के तीनों साइड को निकालो, तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, और फिर तीनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लें। फिर देख लेते हैं कि साइड्स में क्या किस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। नाउ लेट्स फाइंड हियर वेक्टर ए बी। तो डायरेक्ट फाइंड करते हैं, ये सब छोटा मोटा काम आप लोग डायरेक्ट कर लिया करो। वेक्टर ए बी निकालना है, तो वेक्टर ए बी का मतलब बी फाइनल है, ए इनिशियल है, तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2i कैप माइनस 6i कैप, ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस ऑफ 4i कैप, माइनस ऑफ 4i कैप, राइट। जस्ट इसके बाद यहां पर 3j कैप माइनस ऑफ माइनस 2j कैप, ये हो जाएगा आपका बच्चों प्लस ऑफ 5j कैप। फिर यहाँ पर माइनस 6k कैप, और ये रहा आपका 3, तो माइनस 6 माइनस 3 करोगे तो माइनस ऑफ 9k कैप। इसका मैग्नीट्यूड यहीं पर निकाल लो। सो यू कैन राइट हियर ए बी। यदि मैंने सिंपली ए बी लिखा ना, इसका मतलब कि मैंने वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड लिखा, तो क्या लिखूंगा, -4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, 9 का होल स्क्वायर 81। कितना आ रहा है बच्चों, ये 122 आ रहा है। देखो तो ये 122 आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, हाँ 122 आ रहा है। इस तरह से हमने निकाला वेक्टर ए बी और उसका मैग्नीट्यूड, मतलब साइड ए बी का लेंथ क्या आया, √122। अब निकालो आप साइड बी सी, तो वेक्टर बी सी निकालना है, तो वेक्टर बी सी, सी लास्ट में आया, बी पहले आया, तो सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करो। ये वेक्टर सी, इसमें से क्या करो आप, बी को सब्ट्रैक्ट करो, तो 3i माइनस 2i, ये हो जाएगा आपका बच्चों i कैप। 6j और ये माइनस 3j, ये हो जाता है बच्चों आपका 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k एंड माइनस ऑफ माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आएगा बच्चों ये 4k कैप। और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड बीसी क्या चलाएगा, √1 प्लस 9 प्लस 16, 16 और 9 25, 126 का रूट। एंड द लास्ट यू फाइंड हियर, सो बीसी निकाल चुका हूं मैं, √26। अब निकालते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग एसी निकालते हैं। नाउ फाइंड हियर वेक्टर एसी। तो वेक्टर एसी क्या हो जाएगा आपका, सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 माइनस 6, दिस बिकम्स माइनस ऑफ 3i कैप। 6j में से माइनस ऑफ माइनस 2j करना है, तो 6 माइनस ऑफ माइनस 2, तो 8 हो जाएगा बच्चों, तो 8j कैप। और यहां पर देखा जाए तो माइनस 2k कैप और ये माइनस 3k कैप, बच्चों ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 5k कैप। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3a स्क्वायर 9, 8a स्क्वायर 64, 5a स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है, 9 एंड 4 13, 13 प्लस 5 18 का 8, 1 बचा, 2 प्लस 1 3, ये 98 आ गया। वी गॉट हियर 98। अब राइट एंगल नहीं बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, चेक कर लो, राइट एंगल बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा आपको, कि देखो यहां से आप क्या करोगे, ए बी स्क्वायर करोगे, तो ए बी स्क्वायर करोगे तो आएगा बच्चों 122, बी सी स्क्वायर करोगे तो आएगा 26, और ए सी स्क्वायर करते हो तो ये आता है 98।
नहीं आया ना, राइट एंगल नहीं आया, कोई बात नहीं। ओके, ये राइट एंगल हमारा नहीं आ रहा है, तो इक्विलेटरल भी नहीं है और आइसोसेलेस भी नहीं है। तो राइट एंगल भी नहीं है, इक्विलेटरल भी नहीं है और आइसोसेलेस भी नहीं है, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। दिस कैन बी एन ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। अब आप बोलोगे सर कैसे पता कि ऑब्ट्यूस एंगल है, तो आसानी से इस बात को पता लगाया जा सकता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है। सर कॉस रूल या साइन रूल लगा के चेक कर लें। हाँ हाँ, तो कॉस लगा दिया ना। देखो यहां पर यदि हम कॉस बी निकालते हैं बच्चों, तो कॉस बी कैसे निकालोगे, देखो एंगल बी, तो बी के एडजेसेंट वाले साइड का स्क्वायर करते हैं ना, तो रूट ऑफ 122 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 122 प्लस, फिर क्या करते हैं बीसी का स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑफ 26, तो रूट ऑफ 26 का स्क्वायर करोगे 26 माइनस उसके फ्रंट वाला, तो फ्रंट में क्या है रूट ऑफ 98, उसको स्क्वायर करो, ये माइनस 98 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 122, रूट ऑफ यहाँ पर क्या आ गया 20, देखो पॉजिटिव आ रहा है ये तो, 122 प्लस 26 माइनस 98 करोगे रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, तो कॉस भी पॉजिटिव, तो बी क्या होगा, इक्विटी तो होगा। हाँ सर। ठीक है, इस तरह से आप क्या करो, कॉस ए निकाल के देखो, तो कॉस ए निकालो। यदि आप यहां से कॉस ए निकालते हो तो ए के एडजेसेंट साइड का स्क्वायर माइनस फ्रंट साइड का स्क्वायर, रूट ऑफ 122 का स्क्वायर करोगे तो 122, रूट ऑफ 98 का स्क्वायर करोगे प्लस 98, और यहां पर ये माइनस पे क्या लिखा है, रूट ऑफ 26 है, तो रूट ऑफ 26 का स्क्वायर पॉजिटिव ही आ रहा है सर। यही पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 इंटू रूट ऑफ 122, ये भी डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। कॉस भी हो गया, कॉस ए हो गया, अब कॉस भी पॉजिटिव है। हाँ, तो कॉस सी निकाल के देखो, तो कॉस सी आप निकालोगे तो सी के एडजेसेंट वाले साइड्स को स्क्वायर करके ऐड करो, तो रूट ऑफ 98, रूट ऑफ 98 का स्क्वायर करोगे 98, रूट ऑफ 26 का स्क्वायर करोगे 26 माइनस रूट ऑफ 122, सामने 122, ये 2 इंटू रूट ऑफ 98 रूट ऑफ 26, ये पॉजिटिव, ये तीनों के तीनों कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और सी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट होगा, मतलब ट्रायंगल क्या है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सो प्लीज मॉडिफाई द ऑप्शन एंड मेक इट एक्यूट, ये गलत लिखा है, ट्रायंगल इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इज दैट ओके? क्या ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया एवरीबॉडी? ठीक है, तो हाँ कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बोलो। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट ये जो वर्टिसेस के आप कह रहे हो ना, अगर इसको कर रहे हैं तब इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है। क्या कर रहे हो आप, मतलब इसको आप साइड्स मान रहे हो, आप साइड्स अगर इसको साइड मान के करें तो 7 7 7 आ रहा है। Why you are taking sides? Questions का language क्या कर, if the vectors this and this form a triangle, यहाँ पर ट्रायंगल तीनों पॉइंट को मिलाने से बन रहा है, ये एक स्पेस में वेक्टर है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा और क्लैरिफाई किया जा सकता था, ठीक है, आप ऐसे कर लो, ठीक है, थोड़ा सा और आपको मैं यहाँ पर इजी कर दे रहा हूँ। इफ द पॉइंट्स, ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म ए ट्रायंगल, ठीक है। देखो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे लिखा रहता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यदि ये लाइन आपके पास दिया रहेगा ना, आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो उस केस में आप वेक्टर को साइड मानोगे। लेकिन यहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने क्लियर कर दिया, आप यहाँ पर पॉइंट्स ले लो। इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म ए ट्रायंगल देन इट इज, तो यहाँ पर आएगा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी क्लियर है? लैंग्वेज थोड़ा क्लैरिफाई कर लो। नाउ पुट दैट हियर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो कि आप लोग 2D में पढ़ चुके हो, आप पढ़ते हो ना इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो तरह का केस स्टडी करेंगे। एक होगा आपका बच्चों इंटरनल डिवीजन। नाउ टेक हियर इंटरनल डिवीजन।
अभी इंटरनल डिवीजन में क्या होता है इसको समझने का प्रयास करें। मान लो आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है, यहां पर ये है ए और ये है बी। तो ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए और बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी। और यदि मैंने आपको लिखा कि ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बच्चों कि वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए लिखा गया है। बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, मतलब यहां पर वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी लिखा गया है। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर स्टेटमेंट है कि P एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हमें यहां पर ये बताना है। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट से रिलेट करके देख लेते हैं। देखो, मान लो कि A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा मैंने? x1, y1 लिख दिया। यहां पर मैंने इसको x2, y2 लिख दिया। हमें P का पोजीशन वेक्टर निकालना है। चलो, क्या मैं P के पोजीशन वेक्टर को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं? देखो तो P के कोऑर्डिनेट को लिखो, फॉरगेट व्हाट पोजीशन वेक्टर, लिख सकता हूं ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्या ये लिखा जा सकता है? यस। P का कोऑर्डिनेट पता है। अब यदि आपको P का कोऑर्डिनेट पता है तो मैं पूछूं कि वेक्टर OP को लिखकर दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? यहां पे लगा दो i कैप mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, i कैप कर दिया, प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यहां पर ये j कैप कर दिया। x वाले कंपोनेंट को एक तरफ करो, सॉरी m को कॉमन ले लो यहां से, ऐसे लिखेंगे। देखो, वेक्टर OP इक्वल, यदि मैं m को कॉमन लेता हूं तो m कॉमन लिया तो x2 i कैप, ये हो गया आपका x2 i कैप, प्लस यहां से m कॉमन लिया तो y2 j कैप, ये रहा बच्चों आपका y2 j कैप। यहां से क्या करो, आप n कॉमन ले लो और यहां पर m प्लस n भी कर दो, प्लस हियर यू कैन राइट नाउ टेक n कॉमन, सो एक n कॉमन लोगे तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। यहां पर हो जाएगा बच्चों आपका n x1 i कैप प्लस यहां पर हो गया ये y1 j कैप, और नीचे में आपका m प्लस n तो रहेगा ही रहेगा। अब ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप क्या है? तो देखो, आपने b का कोऑर्डिनेट क्या माना? x2 y2। यहां पर आप लिख सकते हो कि वेक्टर बी मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और यहां पर a का पोजीशन वेक्टर है तो यहां पर आप लिखोगे वेक्टर a x1 i कैप प्लस y1 j कैप, पुट कर दो यहां पर। तो आप ये कह सकते हो कि वेक्टर OP क्या मिला? m, ये वेक्टर b और ये n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ point P which divides the segment AB in the ratio m/n। बस ये बिल्कुल इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला की तरह ही है जो आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेट में। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, m को मल्टीप्लाई करेंगे b से, n को मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर क्या हो गया? m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस 1। इज दैट क्लियर? बच्चों को समझ में आ गया आसानी से? ये आगे पर इसका हम एक्सटर्नल डिवीजन भी निकाल लेंगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन को डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या फर्क पड़ता है? माइनस होता है बीच में ना। 2D में क्या पढ़ते थे? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। यदि आपका यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बनाना हो तो ज्योमेट्री बनाता हूं पहले। ये आपके पास रहा a वेक्टर a, यहां पर आपके पास है b वेक्टर b, और एक पॉइंट है P जो कि सेगमेंट AB को एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपका m होगा और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ n होगा। यहां पर आप क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ P, वेक्टर OP इक्वल टू, इसी फॉर्मूला को लिखो, माइनस लगा दो, m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a
अपॉन ए माइनस एन। इज दैट ओके एवरीबॉडी? ये आपका है सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स। यहां पर एक क्वेश्चंस करते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन लिखा है इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, if the position vector of a point A is vector A plus 2 times vector B and vector A divides the segment AB, vector A divides AB in the ratio 2:3, then the position vector of B is, ऑप्शन ए है बच्चों 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऑप्शन बी है यहां पर वेक्टर बी माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए, ऑप्शन सी वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर बी, और ऑप्शन डी है यहां पर वेक्टर बी। If the position vector point A is this and vector A divides AB in the ratio 2:3, then the position vector of B is, ये बताना है। Let us try to attempt this question। यहां पर क्या है? If the position vector point A is vector A plus vector 2B and vector A divided, यहां पर क्या है कि AB एक सेगमेंट है, AB एक सेगमेंट है। ए का पोजीशन वेक्टर है बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b, और यहां पर एक वेक्टर बी है। इस वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है। चलो मान लेते हैं कि एक रैंडम वेक्टर आर है, दैट्स इट। अब कह रहा है कि एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए, मतलब वही हो गया पी। हमने यहां पर क्या किया है, सेक्शन फॉर्मूला पी को निकाल के रखा है। इस क्वेश्चन में पी को दिया हुआ है वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए 2:3। यहां पर आप इंटरनली ऐड कर लो, वरना हो जाएगा कंफ्यूजन। इंटरनल लिख लो 2:3 इंटरनल। तो लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, ये आपका है 2 और ये आपका है 3। तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर ए इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर के वेक्टर से, तो 2 इंटू वेक्टर आर प्लस 3 इंटू वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, और यहां पर 2 + 3 क्या हो गया, 5 आ गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट हियर 5 टाइम्स वेक्टर ए, 5 टाइम्स वेक्टर ए इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर आर, 2 टाइम्स वेक्टर आर प्लस 3 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 6 टाइम्स वेक्टर बी, 3 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 6 टाइम्स वेक्टर बी। Now write here 2 times vector r equal to, इधर ले जाओ तो 5 times vector a minus 3 times vector a minus 6 times vector b। 5 minus 3 बन जाएगा 2 times vector a minus 6 times vector b डिवाइड बाय 2। वेक्टर r इक्वल टू क्या चला है बच्चों, वेक्टर a minus 3 times vector b, वेक्टर a minus 3 times vector b। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर b। तो सेक्शन फॉर्मूला का भी काफी यूज होता है इस चैप्टर में। नाउ यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, लुक, पहला मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि आपके पास एक वेक्टर, यहां पर है आपके पास वेक्टर ए, यहां पर है आपके पास वेक्टर बी, और इसके मिड पॉइंट को लिखना है। मिड पॉइंट मान लो मिड पॉइंट वेक्टर पी है, पी वेक्टर आर, तो क्या करेगा 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। यहां पर आप ये कह सकते हो कि वेक्टर आर इक्वल टू सिंपली वेक्टर ए प्लस वेक्टर b/2 होता है। यहीं पर सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड कैसे निकाला जाए। तो पहले आप ट्रायंगल बनाओ,
देखो ये रहा आपका ट्रायंगल, मान लो ट्रायंगल के वर्टाइसेज है वेक्टर ए, ये रहा आपका वेक्टर बी, और ये रहा बच्चों आपका वेक्टर सी, और यहां पर इसका सेंट्रॉइड जी। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, जी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। ये आपका सेंट्रॉइड है। देखो जो 2D का रिजल्ट है ना वो हूबहू यहां पर होल्ड करेगा, सबको वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, दैट्स इट। 2D के सारे रिजल्ट यहां पर होल्ड करेंगे, राइट एवरीथिंग इन द वेक्टर फॉर्म। इसको लेकर क्या कुछ क्वेश्चन मिल सकता है, देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, ऑर्थोसेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC is the origin। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑर्थोसेंटर बच्चों ओरिजिन मान लिया गया है। इफ OA इक्वल टू A, OB इक्वल टू B, OC इक्वल टू C, देन AB प्लस 2BC प्लस 3CA इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए है 3C। बच्चों देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये यहां पर ये सब कुछ यहां पर ये वेक्टर फॉर्म में है। देन वेक्टर AB प्लस 2 टाइम वेक्टर BC प्लस 3 टाइम वेक्टर C इज इक्वल टू व्हाट? 3 टाइम वेक्टर C, 3 टाइम वेक्टर A 0, एंड यहां पर 3 टाइम्स वेक्टर B लिखा है। अब इसको मैं कर रहा हूं, आप लोग देखो बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड सेम होते हैं? पता है ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे सेंटर सेम ही होते हैं। ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, एवरीथिंग इज द सेम पॉइंट इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्या यहां पर ये कहा जा सकता है कि चूंकि ऑर्थोसेंटर ओरिजिन है, इसका मतलब सेंट्रॉइड भी क्या होगा? ओरिजिन ही होगा। ओके, सेंट्रॉइड ओरिजिन होगा। सेंट्रॉइड का मतलब तीनों, यहां पर क्या लिखा है? वेक्टर ओ। ध्यान दो यहां पर, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, तो जो यहां पर वर्टाइसेज आपके पास दिए है ना, वेक्टर ओ ए, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर है, ये साइड का लेंथ नहीं है। दिस वेक्टर्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग साइड्स। साइड होता तो वेक्टर ए बी करके लिखा होता है। वेक्टर ओ ए मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, फर्क समझो। वेक्टर ओ बी मतलब पॉइंट बी को रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर ओ सी मतलब बच्चों यहां पर पॉइंट सी को रिप्रेजेंट किया गया है। यदि ऐसे लिखेगा तो ये ट्रायंगल के साइड्स कहलाएंगे, लेकिन सिंपली वेक्टर ओ ए लिखा मतलब ए पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर ओ मतलब बी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर ओ सी का मतलब सी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे लिखोगे बच्चों? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3 इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। इसको 1 मान लेते हैं। हमें इसका वैल्यू निकालना है। सर ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी द राइट आंसर, करेक्ट। सी, सो वी हैव टू फाइंड हियर। अब देखो धीरे धीरे आप लोग IIT एडवांस, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन IIT एडवांस में आ चुके हैं। ओके, सो वेक्टर ए बी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी सी प्लस 3 टाइम्स वेक्टर सी ए। तो पहले इसको ऐसे देखो, क्या मैं वेक्टर ए बी को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, डिफरेंस ऑफ 2 पोजिशन वेक्टर्स। 2 times vector BC, vector OC minus vector OB, 3 times vector CA, so vector OA minus vector OC हो गया। ऐड सबट्रैक्ट करते हैं, देखो 2 times vector OC, ये रहा आपका 2 times vector OC माइनस 3 times vector OC, तो यहां पर आपका माइनस वेक्टर OC बनेगा, माइनस OA प्लस 3 times यहां पर OA, ये आपका 2 times वेक्टर OA होगा। Now here look, vector OB minus 2 times vector OB, कितना बन रहा है ये माइनस ऑफ वेक्टर OB बन रहा है। Now look, माइनस OC माइनस OB, यहां पर एक काम करो,
माइनस वेक्टर ओ ए कर दो प्लस 3 टाइम्स वेक्टर ओ ए कर दो, यहां से माइनस कॉमन, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी 3 टाइम्स वेक्टर ओ ए। अब इनके वैल्यूज को पुट कर दो, तो माइनस ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, प्लस 3 टाइम्स ये वेक्टर ए है और ये तो जीरो है ना, आंसर क्या आ गया आपका 3 टाइम्स वेक्टर ए। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर बच्चों, बी है। तो बच्चों ये था आज का आपका क्लास, यहीं पे इसको एंड करते हैं।